पिछले वीडियो में मैंने आपको ईवीए के बारे में बताया था कि ईवीए कैसे कैलकुलेट होता है और ईवीए क्या होता है। उसके बारे में कुछ और भी एफएक्यूज़ देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज ईवीए शोज़। तो ईवीए इज़ अ रेसिडुअल इनकम आफ्टर चार्जिंग द कंपनी फॉर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइडेड बाय लेंडर्स एंड शेयर होल्डर. It represents the value added to the shareholder by generating operating profit in excess of capital employed in the business. बेसिकली ये आपसे कहता है कि जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस कैपिटल से आपने जितना भी खर्चा निकालने के लिए पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसको निकाल लो, उससे जितना भी ज़्यादा आपने कमाया। भाई सिंपल सी बात है, हमारे बेसिक खर्चे हैं 10,000 रुपये। अगर बेसिक 10,000 के खर्चों में से मैंने अगर 11,000 रुपये कमा लिया तो 1,000 रुपये मैंने एक्सेसिव कमा लिया। वही तो मेरी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, वही तो मेरी एडिशनल इनकम है जो मेरे लिए वैल्यू क्रिएशन का काम करेगी, जो मेरे लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करेगी। तो मेरा मोटिव इस सब्जेक्ट के साथ, इस टॉपिक के साथ सिर्फ इतना सा ही है। व्हेन विल ईवीए इंक्रीजेस, अब ईवीए हमारी कब बढ़ेगी? भाई हमको अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, हम अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये हमारी कैसे बढ़ेगी? तो इसके लिए भी इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। ईवीए विल इंक्रीज इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन बी मेड टू ग्रो विदाउट एम्प्लॉइंग मोर कैपिटल। बिना पैसों की इन्वेस्टमेंट के अगर आपके प्रॉफिट बढ़ने लगे तो ही आपका प्रॉफिट, तभी आपकी वैल्यू क्रिएशंस होंगी। भाई जब आप लोन लोगे तो बट ऑब्वियसली चीज़ है, उस लोन से सबसे पहले तो आप उसके खर्चों को बियर करोगे। भाई लोन अगर आपने लिया है तो लोन के पैसे आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो पहले आप ब्याज दोगे, बाकी के जो ऊपरी खर्चे होते हैं वो बियर करोगे, फिर जा कर के अगर प्रॉफिट बचेगा तब फिर उसको आप कंट्रीब्यूट कराओगे वेल्थ क्रिएशन में। तो गवर्नमेंट का ये मतलब इस बुक का ये कहना है, हमारे ऑथर ये कहते हैं कि आपको अगर वैल्यू क्रिएशन करना है तो कोशिश करिए कि सेम जितना इन्वेस्टेड फंड्स है उसी में से प्रॉफिट्स आपको इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। दैट इज़ ग्रेटर एफिशिएंसी। आपको अपने फंड्स को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना होगा। सेकेंड पॉइंट आता है एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट दैट रिटर्न मोर देन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू कैपिटल। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमको पता है कि हमारा जो टोटल खर्चा है, जैसे कि अगर हम 1 लाख रुपए कहीं से लोन लेते हैं और उस 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए ही मैं कमाता हूँ तो मेरे लिए किसी काम का थोड़ी ना है, क्योंकि 1 लाख रुपए से तो मैंने 1 लाख रुपए को पे ऑफ कर दिया। अगर मैं उससे ज़्यादा रिटर्न कमाता हूँ, अगर मैं एक्सेसिव रिटर्न्स कमाता हूँ, तभी मेरे को लोन लेना चाहिए और तभी उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे लिए वो ऐसी जगहों पे, ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बेकार है जहाँ पे मैं सिर्फ एक ब्रेक इवन पॉइंट की तरह बन के रह जाऊँ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कैपिटल इज कर्टेल्ड इन एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट कवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज़ लिक्विडेट अनप्रोडक्टिव कैपिटल। और कंपनी को ये पहचानना पड़ेगा। आज की डेट में जानते हो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने हर यूनिट का देखती है, हर एक यूनिट को देखती है कि वो मेरे को कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। आप एक सिंपल तरीके से बात समझो कि अगर हमें किसी के साथ मैच खेलना है तो पूरे टीम का एफर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीतेगी पूरी टीम, लेकिन अगर एक भी प्लेयर उसमें अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसका सज़ा उसकी टीम को भुगतनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी प्लेयर्स टीम में खेल रहे हैं, चाहे वो अगर फुटबॉल के हों या अगर वो क्रिकेट के हों या किसी भी दूसरे टीम के हों, तो हर प्लेयर को अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। मैं अगर क्रिकेट की बात करूं तो बॉलर को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और इसके अलावा उसको फील्डिंग भी अच्छी करनी होगी, बैट्समैन को अच्छी बैटिंग करनी होगी और प्लस अच्छी फील्डिंग भी करनी होगी। अगर ये सब लोग अपना बेस्ट देंगे तभी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेटर जाता है और पहली बॉल में आउट होकर चला आता है तो ठीक है, आपने तो जो करना था वो कर दिया, बाकी लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से पूरी टीम को सफ़र करना पड़ सकता है। तो कंपनी क्या करती है, हर अपनी यूनिट का ईवीए निकालती है, क्योंकि हर यूनिट को देखती है कि कौन सी यूनिट मुझे कितना कंट्रीब्यूट करके दे रही है। अगर हर यूनिट मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमा के दे रही है तो अल्टीमेटली हमारी कंपनी एज अ होल को बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुझे पता चला कि मेरे 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट में से 2 यूनिट मेरे लिए वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मेरा पैसा डुबा रहे हैं, तो हम उनके ऊपर रिसर्च करेंगे कि क्या इनको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो बेस्ट तरीका है कि उसको बंद कर दें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टोर आपको मार्केट में देखते होंगे, कभी खुलते हैं और फिर अचानक से कुछ दिनों के बाद बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखते हैं कि जितना मेरा खर्चा है क्या उन खर्चे को ये निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है। ऐसा ना हो कि उसको तो हम अपने जोश के चक्कर में, पैशन के चक्कर में रख दें और अल्टीमेटली मेरी कंपनी को डुबा ले जाए। तो एक प्लेयर भी पूरी टीम को डुबाने के लिए काफ़ी है। तो कंपनी कभी भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करती। तो थर्ड पॉइंट यही कहता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी आपकी यूनिट है जो अंडर परफॉर्मिंग है, उनको तुरंत अपने ग्रुप से डिलीट करना होगा, हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट
फिर बात आती है यूटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में जोड़नी होगी, तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है EVA presents the value added to the shareholder by generating operative profit over and above the cost of capital employed in the business. Hence, it is measure of a financial performance of the company. Basically, जो हमारे EVA की बात करते हैं तो EVA ने बिल्कुल सिंपल से बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, जो एक्सेसिव प्रॉफिट कमा के दे ओवर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मुझे प्रॉफिट कमा के दे हमारे बिजनेस को, तो वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो हमारा टारगेट EVA से केवल इतना ही है कि वो हमें इस चीज़ की कैलकुलेशन करके दे। सेकेंड पॉइंट आता है कि EVA इज अ मैनेजमेंट टूल दैट डिस्क्लोजेस द इम्पैक्ट ऑफ बोथ स्ट्रैटेजिक एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजंस ऑफ द कंपनी। भाई जब भी कोई मैच खेला जाता है तो प्लेयर जैसा भी परफॉर्म करें, उससे इम्पॉर्टेंट होता है कि कैप्टन किस तरीके से परफॉर्मेंस निकलवाता है अपने प्लेयर्स के साथ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही तरीके से ऑपरेट करेगी, सही तरीके से मैनेज करेगी, वो ये देखेगी कौन से डिपार्टमेंट को किस चीज़ की अच्छाई है, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ की बुराई है, अगर उन चीज़ों को प्रॉपर मैनेजमेंट करेगी तब जा कर के ही वो ग्रोथ कर पाएगी। और अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, उनकी डिसीजन लेविंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, तो बट ऑब्वियस चीज़ है कि वो डिपार्टमेंट ग्रो कभी नहीं कर पाएगा। द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर व्हाट इन्वेस्टमेंट टू मेक, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, विच बिजनेस टू एग्जिट, विच फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमल, एटसेट्रा। बेसिकली यहाँ पे जब डिसीजंस की बात की जा रही है तो कहाँ पे मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक इन्वेस्ट करना चाहिए, कब पैसों को रोक लेना चाहिए, कब किस बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत शार्प माइंडेड होकर के लेनी पड़ेंगी। कहीं से भी कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी एज अ होल आप कंपनी को प्रॉफिट दिला पाओगे, और जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी आपकी कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो आपका टारगेट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, कंपनी को ग्रो करना भी होना चाहिए। While operational decisions include whether to make in house or outsource, repair and replacement, etc etc etc। भाई ऑपरेशनल डिसीजन यानी कि डे टू डे डिसीजंस कि भैया हमको कौन सा काम कैसे करना चाहिए, ये अपने इन हाउस प्रोडक्शन करना चाहिए या मार्केट से परचेज कर लेना चाहिए, ये बहुत सारी जो शॉर्ट टर्म चीज़ों के लिए हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनके लिए भी मुझे बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो किसी भी तरीके से गलत ना हो। थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है EVA कैन प्रूव एज एन इफेक्टिव टूल फॉर इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। भाई ये बात तो मैंने सबसे पहली लाइन में बोल दी थी कि अल्टीमेटली EVA सिर्फ ये प्रूव कराता है कि हम कितना वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं शेयर होल्डर के लिए थ्रू इंटीग्रेटिंग EVA framework in 4 key areas, that is to measuring business performance, guiding managerial decision making, aligning managerial incentives with shareholders interests and improving the financial and business literacy throughout the organization। बेसिकली हमारा ये पर्पस होता है, EVA का सिर्फ ये टास्क होता है कि वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करे, वो गाइड करे कि मैनेजमेंट को किस तरीके के डिसीजंस लेने हैं कि कोई डिसीजन गलत ना हो जाए। इंसेंटिव लेने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, और अगर उस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है तो ये ज़रूरी है कि उनको मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन को हम लोग इन फाइनेंशियल टर्म्स इंसेंटिव्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो उनको उतना बेनिफिट दें। और अल्टीमेटली ये शेयर होल्डर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के लिए भी पता होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस एंगल से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा डिपार्टमेंट हमें वैल्यू क्रिएशन में इंटरप्ट कर रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा है। तो हर इस एंगल से हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, और जिसके बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।